होता है। आइए अब करते हैं शुरुआत हमारे स्पेशल शो के एसपीएल स्टॉक्स, जहां पर हम आपको हर रोज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन मिड कैप शेयर दे रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे काफ़ी एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमें कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ चाहिए और आप कैश मार्केट के अच्छे स्टॉक्स के आइडियाज़ हमें दीजिए। तो उसकी हमने शुरुआत की है और उसकी शुरुआत में कल हमने 3 एक्सपर्ट से 3 अलग अलग तरह की पिक्स लिए। आज भी हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं और यहाँ पर हम जो पिक्स इनसे लेने जा रहे हैं 3 शॉर्ट टर्म होगी, 3 लॉन्ग टर्म और 3 मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज हमारे 3 एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ हैं, एक तो सिद्धार्थ सेडानी साहब है जो आप जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स देंगे। उसके अलावा सच्चिदानंद उत्तेकर जी हैं जो हमारे जाने माने वायदा कारोबार और टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हिमांशु गुप्ता जी, वो भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के बड़े जबरदस्त पकड़ वाले एक्सपर्ट हैं। आज हम मेरे ख्याल से मेरे शो में काफी पहली बार ही वो आ रहे हैं। हिमांशु जी आपका भी स्वागत है, सचिन जी सिद्धार्थ जी का तो स्वागत मैं कर ही चुका हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहले बिगुल और पहले मैं लेता हूं आप सब लोगों से आपकी लॉन्ग टर्म पिक, उसके बाद मीडियम टर्म और उसके बाद शॉर्ट टर्म पिक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आइए लॉन्ग टर्म पिक के लिए पहला बिगुल। शुभ शुरुआत करिए सिद्धार्थ जी, आपका लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सा स्टॉक है, क्या टारगेट्स और कितने समय के लिए? जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छा नया शो है ये। मेरे हिसाब से ये जी बिजनेस का और आपका जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, बेहतरीन इनिशिएटिव है। आज जो स्टॉक लेके आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो संजीवनी शेयर है। आपको पता है कि अभी बाजार में बहुत अच्छा मोमेंटम है। ये मोमेंटम कभी ना कभी थमेगा और जब थमेगा तब जो सहारा देगा वो संजीवनी फार्मा सेक्टर देगा और वो स्टॉक होगा इप्का लैब। मुझे लगता है कि 9 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से इप्का लैबोरेटरी पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट जो हमारा रहेगा वो 1900 का रहेगा, 1900 का। सबसे बड़ी चीज फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है एग्जिस्टिंग बिजनेस में और सबसे फेमस दवाई जो आज कोविड में भारत में तो बहुत इस्तेमाल हो रही है वो है HCQS, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट, और ये कंपनी बनाती है। मुझे लगता है कि इप्का लैब्स पे खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। संजीवनी इसीलिए कह रहा हूं, जीवन दान देती है ये सब कंपनियां और फार्मा में इप्का 1900 के टारगेट से जरूर खरीदारी करें। ओके, 1900 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर करनी है खरीदारी आपको इप्का लैब में। लेकिन एक चीज बता दूं सिद्धार्थ जी, जो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन शो किया है, मैं आपको बता दूं कि इस शो के थॉट प्रोसेस में सिद्धार्थ जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सिद्धार्थ जी मेरे साथ काफी लंबे समय से ये मुझे लगातार कह रहे थे कि अनिल जी हमें कोई बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक्स रिकमेंड करने के लिहाज से एक कुछ ऐसी स्पेस, ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर लोगों को इन्वेस्टमेंट की जिनकी भूख है, जो सिर्फ निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर वक्त हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, वो सही भी है, क्योंकि होता है कि ट्रेडर हर वक्त जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टर कभी कभार होता है, और इन्वेस्टर के लिए ये भी है कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो 3-6 महीने की गई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है मिनट टू मिनट के मूव जो होते हैं वो ट्रेडर्स के लिए होते हैं, इसलिए सुबह सुबह आप ट्रेडर्स पर काफी फोकस देखते हैं। 10 बजे बाद हमारा फोकस इन्वेस्टर पर शिफ्ट भी होता है। लेकिन उसके बावजूद सिद्धार्थ जी का कहना था कि कुछ ऐसे बढ़िया स्टॉक्स होने चाहिए जो हम रिकमेंड कर सकें, और वहां से हमने इस शो का कॉन्सेप्ट निकाला। तो सिद्धार्थ जी, इस कॉन्सेप्ट के पीछे सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो आपका है, और इसलिए मुझे बहुत खुशी भी है कि आप अच्छे सुझाव हमें देते हैं और हम उसको लागू भी कर पाते हैं। तो सिद्धार्थ जी की तरफ से पहला स्टॉक है खरीदारी करने के लिए आज से लॉन्ग टर्म के लिए इप्का। आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक सचिन जी? गुड मॉर्निंग जी। सर पहला स्टॉक है BASF। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो लगातार 8 क्वार्टर की बिकवाली के बाद पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी सस्टेनेबल कंसोलिडेशन हुआ है, और जिस तरीके से मंथली चार्ट्स यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। टेक्निकली भी अगर हम देखें एक फॉलिंग चैनल से एक ब्रेकआउट सिचुएशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, एंड इसका जो मंथली RSI है वो अभी 50 के ऊपर स्लिप हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है एक बदलाव ज़रूर हो चुका है।
जो गिरावट थी, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, वो थम चुकी थी। उसके बाद एक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ है एंड उस कंसोलिडेशन के बाद अभी एक फ्रेश अप मूव नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है एक बेहतरीन काउंटर है, एक अच्छे लेवल्स के आसपास है, तो ये आपके पोर्टफोलियो का ज़रूर पार्ट होना चाहिए। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अगर हम इसे 6 से 8 महीने के लिए भी रखें तो अराउंड 1460 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है 980 का आपको क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मैं टेक्निकली ज़्यादा देखता हूँ। सो 980 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। लगभग 1130 तक की अक्यूमुलेशन जोन है एंड 1460 तक की एक एक्सपेक्टेशन होगी ऑन एन इमीडिएट बेसिस ऑफ 6। ओके, तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से BASF बासफ खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है, कोई डाउट ही नहीं है। कुणाल जी के पोर्टफोलियो में भी है, 980 के स्टॉप लॉस से खरीदे 1460। कुणाल जी आपके पोर्टफोलियो में है ना ये अभी भी स्टॉक बासफ? बढ़िया स्टॉक है अनिल जी, शानदार कंपनी है, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। आज सवेरे ही इनफैक्ट अनिल जी मैं राकेश जी से इसी स्टॉक का जिक्र कर रहा था कि बेहतरीन यहां पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। तो बिल्कुल सचिन जी की राय के साथ मेरी भी राय शामिल है। बहुत ही बेहतरीन काउंटर है और इसमें उम्मीद अनिल जी है कि 1500 तक के लेवल्स आएंगे। तो BASF बिल्कुल जिनके पास भी है खरीद करके चलें और सचिन जी की राय माने। ओके, BASF में करें खरीदारी। और इसके साथ ही मैं कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इनके साथ आपके बीच बीच में BTST कॉल्स कहीं भी आए तो कृपया करके इन्फॉर्म करें, तो हम BTST कॉल्स भी बीच बीच में लेते रहेंगे और साथ ही हमारी ये पिक्स का दौर भी चलता रहेगा। आइए लॉन्ग टर्म पिक्स हिमांशु गुप्ता साहब का स्वागत करते हैं। हिमांशु जी स्वागत है आपका, बताइए आपका पहला स्टॉक लॉन्ग टर्म के तौर पर कौन सा है? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म पिक अपनी यहाँ पर आज जो देना चाहूंगा, स्टॉक का नाम है जिंदल पॉलीफिल्म्स। स्टॉक लगभग 340-342 रुपए के आसपास यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है हमें। स्टॉक में अगर एक खासियत देखी जाए तो स्टॉक ने एक 12 साल पुरानी अपनी एक अप ट्रेंड लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज थी उसके नीचे एक ब्रेकडाउन दिया, जो कि एक फॉल्स ब्रेकडाउन साबित हुआ जनवरी और फरवरी के मंथ में। स्टॉक ने लगभग 150 रुपए की अपनी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट थी उसको टेस्ट किया और थ्योरेटिकली जिस तरह का हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी स्टॉक के लिए, जो कि एक बॉटम फॉर्मेशन के जो सिग्नल्स होते हैं, सेम उन्हीं लाइंस पर यहाँ पर एक बहुत शार्प रिवर्सल देखने को मिला। और इंटरेस्टिंगली जब इक्विटी मार्केट, जब ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में जब यहाँ पर काफी बुरा रिटर्न दिखा रहे थे, तो इंटरेस्टिंगली ये जिंदल पॉली का स्टॉक लोअर लेवल से बहुत तेजी से रिकवर हो रहा था और इंटरेस्टिंगली अप्रैल और मई के दोनों के महीने में यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स भी दिखाते हुए हमें देखने को मिले। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक अपने जो इसकी एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है उसमें वापस से शुरू हो चुकी है इसकी में तेजी। इंटरमीडिएट टर्म जो करेक्शन थी वो पूरी होती देखने को मिली है। मुझे लगता है क्योंकि हम यहाँ पर लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, 6 महीने से 1 साल के बाद की, तो मुझे लगता है कि 340-320 इस दायरे में यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन करी जा सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि ये स्टॉक 480 से 600 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ से आने वाले टाइम में दिखाता हुआ हमें देखने को मिले। बहुत स्ट्रांग यहाँ पर हमने देखा कि लोअर लेवल्स पर वॉल्यूम्स खरीदारी देखने को मिली, डिलीवरी सब बाइंग देखने को मिली। और अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म यहाँ पर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स देखता हूँ तो वहां पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बनता हुआ देखने को मिला है। तो जिंदल पॉली यहाँ से एक मेरी तरफ से एक पसंदीदा स्टॉक रहेगा लंबी अवधि के लिए, जिसमें मुझे लगता है कि 480 से 600 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, 480 से 600 रुपए के लक्ष्य के लिए आप जिंदल पॉली में करें खरीदारी। 330 से 340-45 की रेंज में आप कर सकते हैं एक्यूमुलेशन। हिमांशु जी, कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है या चलेगा? इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं। अनिल जी, हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, लेकिन फिर भी एज अ ट्रेडर मुझे लगता है कि 260-270 के नीचे का यहाँ पर एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। ठीक बात है, तो चलिए अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 260-70 के आसपास का लगा लें। 340-345 के 330 से 345 की रेंज में खरीदें 480-600 के टारगेट के लिए। आइए कुछ और पिक्स लें, उससे पहले वागले साहब के लिए एक बिगुल है BTST का। बताएं सर। अनिल जी,
हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है, मल्टीपल वीक्स का एक रेजिस्टेंस जो कि 2140 लेवल है उसको ब्रेक किया है। अभी करंट भाव है 2145 2147। यहाँ पर बाय करें, रिस्क आपकी 1% की होगी। 2120 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 25 रुपए का। मुझे ये 2220 तक अगले 2 से 3 दिनों में जाते हुए दिखता है। अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। 2220 मतलब यहाँ से लगभग एक 71 रुपए की ट्रेडिंग मूव होगी जो ये वीकेंड तक आनी चाहिए। ओके, 2220 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 2145 के आसपास खरीदारी करें। एक बार वागल साहब स्टॉप लॉस फिर से बताइएगा मुझे। अनिल जी 2120 का स्टॉप लॉस है और 2270 का टारगेट है। अच्छा, 2270 का टारगेट, मैं वही सोचा 2220 पहला और 2220 भी रखना है, 2270 दोनों रखना है। 2220 का पहला टारगेट, 2270 का थोड़ा सा लंबा एक मे भी 2 से 3 हफ्तों का टारगेट है। ये बड़ी वाली मूव की शुरुआत है। परफेक्ट, ओके। और इस बीच अब हम कुछ मिड कैप पिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक अपडेट सचिन जी अपने कुछ कॉल्स पर देना चाहते हैं। तो सचिन जी पहले तो आप अपडेट्स देते हैं, आप तो चूंकि रेगुलर आते हैं तो आपके बहुत सारे कॉल्स ओपन भी होंगे। बताइए कौन से कॉल्स हैं जहां प्रॉफिट बुक कर लेना है। अनिल जी, कल के सत्र में 2 लॉन्ग आइडियाज दिए थे। पहला था मैकडॉवेल्स का, एंड जहाँ पर मुझे लग रहा है सुबह के सेशन में एक अच्छी अपमूव मिली थी, एंड एक रिवाइज स्टॉप लॉस होगा 627 का। आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल अभी ट्रिगर हुआ है, तो वहाँ पर पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम मिला था बट वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ है। 635 634 के आसपास ये इनिशिएट हुआ था लॉन्ग। एंड L&T दूसरा स्टॉक था जहाँ पर 915 के आसपास खरीदारी करने की सलाह थी 935 के टारगेट के लिए। तो ऑलमोस्ट 931 932 के रेंज में स्टॉक कोट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। एंड एक शॉर्ट कॉल थी MGL पे जो अराउंड 1055 के आसपास हमने इनिशिएट की थी। 1043 तक एक स्विंग बना है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पर वीकनेस हावी रह सकती है, तो यहाँ पर पोजीशन आपको इंटैक्ट ही रखनी है ऑन द शॉर्ट साइड। 1058 के आसपास हमने इसे इनिशिएट की थी, तो 1060 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, बट टारगेट इंटैक्ट होगा 1015 का। तो MGL कंटिन्यू करना चाहिए, L&T में प्रॉफिट बुक कीजिए, एंड एग्जिट करना है मैकडॉवेल्स। ओके, चलिए ये देखते हैं आपके लिए ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो जहां पर अपडेट सचिन जी की तरफ से मिल चुके हैं। आइए अब अगला एक और बिगुल, और इस बार लेते हैं हम मीडियम टर्म पिक्स, पोजिशनल पिक्स जिसे हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर, मीडियम टर्म के लिहाज से। अनिल जी, मीडियम टर्म पे आने से पहले एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा कि ये मैं अनिल जी के साथ तो 1-on-1 में बहुत बार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। आज मैं दर्शकों के बीच में रख दूं कि अनिल जी के पास कुबेर का भंडार है, नए नए शोज, नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए आइडियाज लाने। तो ये अनलिमिटेड रहते चलते जाएंगे, एक जर्नी है जो जी बिजनेस पे ही मिलेगी अनिल जी के द्वारा। तो ये कुबेर का भंडार आप कभी जी सिद्धार्थ जी, इसमें ऐसा है ना, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसे अच्छे दोस्त मिले हैं, आप जैसे अच्छे एक्सपर्ट्स मिले हैं, और सबसे बड़ी बात आप सब लोग खुलकर पूरा व्यू देते हैं कि अनिल जी ये किया जाए वो किया जाए, तो मेरे लिए भी बड़ा आसान हो जाता है। कहीं से कुछ आइडिया पकड़ लेता हूँ मैं। कई बार मैं कई आइडियाज तो मुझे मेरे व्यूअर्स ही दे देते हैं। मुझे याद है शुरुआत में जब हम एक दिल्ली में होते थे तब हम एक शो करते थे, ये शेयर चलता क्यों नहीं, तो कभी कभी व्यूअर्स ने ट्वीट करके बोला सर ये हम परेशान हो गए, ये शेयर चलता नहीं। वहीं से आइडिया बन गया ये शेयर चलता क्यों नहीं। तो कहाँ से आइडिया निकलेगा, आपने मुझे आइडिया दिया, वहां से देखिए एक बढ़िया शो बन गया और लोगों को फायदा हो रहा है। अब मैं इस शो के बारे में एक बार और आपसे पिक लूं, उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए इस शो में जो आपको स्टॉक्स दिए जा रहे हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से है बेहतरीन क्वालिटी के मिड कैप्स हैं। मेरा पॉइंट ये, मिड कैप खरीदने का सही तरीका ये कि आप या तो अगर खरीदे तो डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस टारगेट जो बताए गए वो, या फिर दूसरा तरीका ये कि इनकी आप लिस्ट बनाकर रखें। इनमें से आपको जो स्टॉक समझ में आए, जो सेक्टर समझ में आए,
जब बाजार का मूड खराब हो, जब स्टॉक्स नीचे मिले, तब आप इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से सोचें। ये प्योरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं, इनमें ट्रेडिंग करने का मन न बनाएं। दिक्कत यही है, जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स है उसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेड करने वाले स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग व्यू रखें। ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। और मुझे आज खुशी का मालामाल वीकली आज सर्किट नहीं लगा, नीचे 9-10% ही ऊपर है। मैं चाहता हूं और भी नीचे हो। BSE जो आज हमने स्टॉक रिकमेंड किया है कि ये एक फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक, ऐसा थोड़ी है फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है इसका मतलब आज ही 25-50% बढ़ जाने चाहिए, ये गलत है। आप आराम से इन स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, स्टडी करें, आप खुद भी पढ़ें कि जो कुछ रिसर्च हमारी टीम लाकर दे रही है वो ठीक है ना। अगर उसमें आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लें अपने आप और उसके बाद खरीदें। कोई हड़बड़ी ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें, समझ कर इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको फायदा ज्यादा होगा। आइए सिद्धार्थ जी, अब बताइए मीडियम टर्म पिक आपकी। मीडियम टर्म पोजिशनल पिक के हिसाब से मैं स्पेशलिटी केमिकल में जाना चाहूंगा और वो कंपनी होगी नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू में जंप, पूरे साल का जो मुनाफा है वो 170% बढ़ा है। नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की राय है। इसका जो टारगेट होगा 1800 रुपए होगा, 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव है, 1800 रुपए टारगेट। ये कंपनी जो है, इसका जो बिजनेस है बहुत यूनिक है। हमारे सभी के घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, उसके पीछे जो गैस लगती है, ये कंपनी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है गैस का जो फ्रिज में लगती है। नवीन फ्लोरिन स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी 1800 रुपए के टारगेट। ओके, 1800 के टारगेट के साथ नवीन फ्लोरिन एक बेहतरीन कंपनी है जो आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए, ये है मीडियम टर्म पिक्स। सचिन जी, आपकी मीडियम टर्म पिक्स? स्टॉक का नाम है FDC। ये काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम वीकली चार्ट्स देखें एंड 2015 से अगर हम इसका डेटा देखें तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर है कि 160-180 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस रहा है स्टॉक के लिए। एंड अगर उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वहाँ पर एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के विद इन के मूव्स हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा नजरिया 1.5 से 2 साल का भी रखें तो मुझे लग रहा है अराउंड 365-370 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। बट जिस तरीके से इस क्वार्टर में एक रिवाइवल हुआ है और जिस तरीके से एक मोमेंटम बना है स्टॉक में, अगर हम वीकली चार्ट को ही देखें तो वहाँ पर एक कपल हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम 6 हफ्ते तक का भी व्यू लेते हैं तो यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो सकता है। तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा है, अराउंड 255 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल लक्ष्य तो अराउंड 365 प्लस का है, बट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लग रहा है अगले 3 से 6 हफ्ते के लिए भी अराउंड 320-330 तक की मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकती है। तो जिस तरीके से ओवरऑल ये सेक्टर बसिंग है एंड उसी के बीच में ये पर्टिकुलर मिड कैप आइडिया जो 40-50% तक की अपमूव अभी तक प्रेजेंट कर चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्टेडी हेल्दी अपमूव है एंड मुझे लग रहा है ये अपमूव सस्टेन होनी चाहिए। तो 255 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए FDC। इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 320 का। ओके, 255 के स्टॉप लॉस के साथ आप FDC में खरीदारी करें। 278-280 के आसपास ये है। यहाँ पर 320, 250 का भी रख सकते हैं, 320 और 330 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपके। मैं हिमांशु जी के पास आऊं और उनसे पिक लूं। उससे पहले एक जल्दी से बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए है चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद हिमांशु सर के पास आता हूं। बताएं सर, बताएं। अनिल जी, खरीदारी की राय है ब्रिटानिया पर, जहां ब्रिटानिया को खरीदने की राय है। इसमें एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट में 12.25% का इजाफा है। ओपन ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए एक बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश सॉसर पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हुआ है ब्रिटानिया में, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है अभी जो इसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं उसकी ओर ये स्टॉक अग्रसर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी बहुत अच्छी तेजी बनी है, तो ब्रिटानिया को खरीद करके चलें। यहां पर 3455 3455 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 3595 रुपए का 3595 का होगा
और दूसरा टारगेट 3670 रुपए का 3670 का होगा। तो बड़े अग्रेसिव टारगेट्स हैं और इसको बाय करके चले 3455 के स्टॉप लॉस के साथ। 3355 का स्टॉप लॉस है। ब्रिटानिया में करनी है खरीदारी 3510 के आसपास, यहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं और टारगेट अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। उससे पहले कुछ एविएशन से रिलेटेड खबरें आती हुई दिख रही, तो जरा टिकर पर भी फोकस कर लीजिए, किस तरह की खबरें आ रही हैं उन पर भी आप नजर बनाए रखें। ब्रिटानिया 3455 का स्टॉप लॉस है। कुणाल जी टारगेट एक बार जरा फिर से बताएं, मैं मिस कर गया। आगे 3595 3670, ओके करेक्ट, मिल गए सर, नो इश्यूज। ओके आइए अगली पिक ले हिमांशु जी से, उनकी पिक है मीडियम टर्म वाली, उनसे लेते हैं। हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, देखिए मीडियम टर्म पिक या फिर मैं कहूं कि एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर जो मुझे नजर आता है, अच्छा वो एक बीटन डाउन सेक्टर से एक बीटन डाउन स्टॉक मैंने चुना है और स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड है, ये जो स्टॉक और ये जो सेक्टर है, यहाँ पर एक काफी हद तक मीन रिवर्जन ट्रेड जिसको हम यूजुअली कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक की अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो लगभग 35 रुपए के आसपास एक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और इंटरेस्टिंगली अनिल जी, ये 30 रुपए का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक ने 2004 में यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद हमने देखा था कि 2010 तक ये स्टॉक 320 रुपए तक रैली किया। उसके बाद हालांकि एक अलग बात है कि एक काफी बड़ा डिजास्टर पीएसयू बैंक्स में देखने को मिला और लगभग 10 साल की एक अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर इस सेक्टर ने दिखाई। बट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर 2020 में ये स्टॉक ने वापस से अपना वो 30 रुपए वाला जो सपोर्ट है ना केवल उसको ब्रीच किया और 23-24 रुपए के लोज टेस्ट किए, बट मोर इंटरेस्टिंगली उस लेवल के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा एक रिवर्सल दिखाने को मिला और उस 30 रुपए के ऊपर वापस से एक बार एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। अगर पिछले दिनों का कुछ दिनों का यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम और बाइंग इंटरेस्ट देखे तो वो बहुत फिनोमिनल है, बहुत जबरदस्त यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर और सेटअप की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी एक बड़ी जो तेजी है वो इस स्टॉक में बाकी है। तो मुझे लगता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से खरीदारी के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है एज अ स्विंग ट्रेड। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर ऑलरेडी लोअर लेवल से काफी भाग चुका है, बट बावजूद उसके करंट लेवल्स पर और अगर कभी, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा, कभी कोई खराब ग्लोबल क्यूज के चलते अगर हमको यहाँ पर सॉफ्ट ओपनिंग मार्केट में देखने को मिलती है तो लगभग 31-32 रुपए के आसपास अगर कोई डिक्लाइन मिलता है तो वहां पर ऐड किया जा सकता है। 27.5 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा और 45 से 48 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिलेंगे। ओके बड़े टारगेट है 45 से 48, 45 से 48, 27-50, ये स्टॉप लॉस आपको दूर लगेगा इसकी 8 रुपए 7 रुपए नीचे, लेकिन नीचे में आपको अक्यूमुलेट भी करना है। तो अगर 30-31 तक मिले तो और लीजिए, अभी भी लीजिए। 27-50 का स्टॉप लॉस है ये आपके लिए। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक्स बाकी है, लेकिन उससे पहले चूंकि सरकारी बैंकों की बात निकली है, यूनियन बैंक अभी रिकमेंड किया है हिमांशु जी ने, तो संदीप हमारे साथ है बताने के लिए अनुमान बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आने वाले। संदीप बताएं कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। चलिए संदीप को आवाज नहीं मिल रही, लेकिन तब तक देवांशी हमारे साथ हैं और देवांशी के पास है एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स। अनुमान, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट का अनुमान है, रिजल्ट तो आने बाकी है। देवांशी बताइए क्या है अनुमान एशियन पेंट्स के, कैसे रहेंगे रिजल्ट? आज बर्जर के भी तो रिजल्ट हैं, पेंट्स की दोनों कंपनियों के रिजल्ट आज। जी बिल्कुल, दोनों ही कंपनीज के रिजल्ट है सर। आप देखिए जो फंडामेंटल्स हैं वो दोनों के ही सेम है। इस बार अगर देखें तो जो कोरोना वायरस के चलते मार्च तिमाही में अगर हम देखें तो थोड़ा सा धीमापन जरूर देखने मिला था, स्पेशली जो डेकोरेटिव सेगमेंट है यहाँ पे हम ज्यादा धीमापन देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं एशियन पेंट्स के नंबर्स आपको बता दूं तो इस तिमाही में जो लॉकडाउन था उसके चलते, साथ ही डेरिवेटिव जो सेगमेंट है यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव आने का अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के जो आय है 5-6% तक कम होती हुई दिखेगी। साथ ही अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीब 6% तक बढ़ता हुआ दिखेगा और मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो सालाना आधार पर कम होती हुई दिखी। क्रूड डेरिवेटिव्स, मोनोमर्स, ये सब बहुत ही अहम रॉ मटेरियल्स होते हैं कंपनी के लिए, इनकी कीमतें काफी घटती हुई दिखी थी। तो इसके चलते मार्जिन्स करीब 2% बढ़कर 18.5% के करीब आने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स में कमी होती हुई दिखेगी। इसके चलते सहारा होगा 10 से 11% तक मुनाफा एशियन पेंट्स का बढ़ सकता है।
सबसे अहम होगा देखना कि वॉल्यूम किस तरह से आते हैं। इस बार अनुमान यही है कि ऊंचा बेस था 10% का, तो करीब पॉजिटिव 2% से लेकर नेगेटिव 3% तक के वॉल्यूम इस बार कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। नजर आएगी कमेंट्री पर कि कब तक नॉर्मल से आती हुई दिखेगी। लेबर्स ना होने के चलते कितनी ज्यादा बिजनेस में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाए, कोरोना वायरस के चलते कितना ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा, और जो इनके इंटरनेशनल बिजनेस है जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हम देख रहे हैं जो ग्रोथ है काफी धीमी होती हुई दिख रही है, तो इन सबका इम्पैक्ट जरूर देखने मिलेगा। मिक्स रिजल्ट्स है, मार्जिन्स पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कम होती हुई दिखेगी। एनर्जी ओके, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स का अनुमान। और एशियन पेंट्स में रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड लेना है क्या? कुणाल जी जरा चार्ट देखकर बता दीजिए। सुस्त है एकदम, इसको मन नहीं बना पा रहा है कि तेजी करनी है या मंदी करनी है, एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है बस। नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक कंसोलिडेशन पैटर्न भी बन रहा है जिसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो मेरी राय में जी ब्रेकआउट जब तक ना आए तब तक ना खरीदें, और ब्रेकआउट आएगा 1685 रुपए के ऊपर, 1658 का भाव है, तो 1685 के ऊपर ही मुझे लगता है कि नई खरीद करनी चाहिए। 1685 के ऊपर ये स्टॉक निकला तो फिर इसमें 1750 तक का मूव बनेगा, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद ही स्टॉक में कोई मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, तभी ट्रेड की राय देंगे। ओके, रिजल्ट के पहले नहीं, रिजल्ट के बाद खरीदना। अभी कुछ ना करें, इंतजार करें, 1685 के ऊपर होगा बेहतर। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अगला बिगुल है शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। हमारे तीनों एक्सपर्ट है तैयार। तो इस बार शॉर्ट टर्म पिक्स का शुरुआत कीजिए। हिमांशु जी, आप बताइए, आपकी पिक कौन सी है शॉर्ट टर्म के लिहाज से? जी अनिल जी, शुक्रिया। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है एक स्टॉक जो मैंने चुना है वो उसका नाम है सिंजीन इंटरनेशनल। स्टॉक को शॉर्ट टर्म में चुनने का कारण दो है यहाँ पर। एक तो ये कि ऑफ कोर्स ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन बाय है, बट शॉर्ट टर्म में खासतौर पे मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में यहाँ पर खासा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक की यहाँ पर बात करें तो स्टॉक यहाँ पर पिछले कल ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ, और लॉन्ग टर्म अगर वीकली और मंथली चार्ट पैटर्न देखा जाए तो वहां पर एक डबल बॉटम का जो एक ब्रेकआउट था वो यहाँ पर कल इसने एक पार किया, जो उसकी नेक लाइन या बेली लाइन जिसको यूजुअली हम कहते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर एक क्लोजिंग देखने को मिली। 370-380 के लेवल्स पर यहाँ पर मल्टीपल ओकेजन पे स्टॉक आकर अटकता था, लेकिन कल पहली बार यहाँ पर 380 के ऊपर 390-93 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन में यहाँ पर 430 से 460 रुपए तक जाने की दमखम रखता है। इसलिए यहाँ पर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मैं सिंजीन इंटरनेशनल के साथ खरीदारी की सलाह दूंगा। 387 रुपीज का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और 430 से 460 रुपए तक के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की सलाह दूंगा। साथ ही साथ अनिल जी, अगर ये टारगेट्स इमीडिएटली हिट हो जाते हैं 430-460 रुपए के बाद भी, उसके बाद भी जैसा मैंने कहा, क्योंकि इसका मीडियम टर्म सेटअप भी बहुत पॉजिटिव है, उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पर गिरावट वापस से 380-390 के लेवल्स पर मिले तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी स्टॉक बनने की बिल्कुल कैपेबिलिटी रखता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रीरेटिंग होती हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पर 350-360 के नीचे मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई महीनों या कई साल ये स्टॉक वापस जाएगा। तो सिंजीन इंटरनेशनल यहाँ पर मेरी खरीदारी की सलाह है। बहुत ही बेहतरीन बायोकॉन की ग्रुप कंपनी सिंजीन इंटरनेशनल, और पिछले 2 दिनों से रडार पर आ भी रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको खरीदारी करने की राय दे रहे थे। अभी तकनीकी तौर पर हिमांशु जी के लिस्ट में भी आया 387 स्टॉप लॉस, 430-460, और वहां पर पहुंचता है तो फिर से करेंगे रिव्यू कर लेते हैं। एक बार कुणाल जी कुछ रिव्यू देना चाहते हैं। कुणाल जी बताइए। अनिल जी, देखिए, अभी मैंने और राकेश जी ने चार्ट कॉर्नर में पीईएल यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस पे खरीदारी की राय दी थी, जिसमें हमारा साथ किरण जी ने भी दिया था। और इस स्टॉक में अनिल जी हमारे लक्ष्य हासिल होते हुए दिख रहे हैं। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस 1275 का रखना चाहिए अनिल जी, और इस स्टॉक में 1325 के टारगेट के लिए अभी भी बने रहने की राय है। क्या बात है, 1325 का टारगेट आपने दिया। पहले किरण जी ने रिकमेंडेशन की थी पीएल की, और उनका टारगेट 1290 का था।
किरण जी को बधाइयाँ। किरण जी के भी आजकल दिन ठीक चल रहे हैं, एकदम बढ़िया। एक तो वो रिपोर्ट कार्ड भी डाल देते हैं हर सैटरडे को, फ्राइडे को शाम को, और उस पर बड़ी वाही उनको तालियां भी मिलती है, अच्छी बात भी है। बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, और अब जब से रिपोर्ट कार्ड रखने लगे तब से उनकी परफॉर्मेंस और भी बढ़िया आ गई। देखो अब बजाज फिंसर और क्या क्या स्टॉक उनके दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। आज भी पीएल ने कमाल कर दिया, और अब कुणाल जी राकेश जी की भी रिकमेंडेशन आई है, वहां पर भी अब आगे होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए राय पीएल पर। आइए अगली पिक ले लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, मेरी शॉर्ट टर्म पिक वही है जो हम 10 की कमाई में काफ़ी बार रिआइट्रेट कर चुके हैं। पहली बार हमने इसका जिक्र किया था अराउंड 240-245 के जोन में। स्टॉक का नाम है नाम इंडिया, एंड जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, शुक्रवार के सत्र में भी योगा डे पिक ये मेरी रही थी, अराउंड 280 के आसपास मैंने वापस रिआइट्रेट किया था। तो मुझे लग रहा है अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी देखें तो स्टॉक में यहाँ पर एक रिन्यूड मोमेंटम है। जिस तरीके से यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है ऑन द डेली चार्ट्स, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए अराउंड 325 तक की। आपको ये स्टॉक एटलीस्ट 6 दिनों के लिए तो मिनिमम होल्ड करना चाहिए। 280 का आपको लगाना है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड अभी भी एक्यूमुलेट करना चाहिए नाम इंडिया फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 325 ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। एंड जो लॉन्ग टर्म जो 360 का टारगेट है वो भी यहाँ पर इंटैक्ट है। तो दोनों टाइम फ्रेम्स के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट पर खरीदारी करने के लिए आज से। ये शॉर्ट टर्म पिक है इस वक्त सचिन जी की तरफ से, नाम इंडिया, और इसका नाम हमेशा से ये तो सिद्धार्थ जी आपकी भी पसंद हमेशा से रहा है एनएम इंडिया, अभी भी ठीक है इस भाव से? बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा सा रिकैप करवा दूं जनता के लिए। ये है हिंदुस्तान का चहीता म्यूचुअल फंड नाम इंडिया, और अभी भी यहाँ पे हर गिरावट पे खरीद सकते हैं। कुछ नहीं तो 10 से 15% का अपसाइड आपको जरूर मिलता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय नेम इंडिया पर। आइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक्स अभी बाकी है, तो सिद्धार्थ जी आप भी अपना स्टॉक बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, ये जो शेयर है फिर से संजीवनी शेयर, सभी का बुखार उतारने वाली कंपनी। जी हाँ, पैरासिटामोल ग्रैन्यूल्स इंडिया जो पैरासिटामोल के एपीआई बनाती है, विश्व भर में एक्सपोर्ट करती है, और एपीआई बनाने में इंडिया में अब एकदम आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है, क्योंकि चाइना से सप्लाई बंद होने वाली है। एपीआई बनाने की पैरासिटामोल की कंपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया पे खरीदारी करनी चाहिए। 227 रुपए का हमारा टारगेट है 1 से 3 महीने का। हालांकि हर गिरावट पे खरीदे, चढ़ के ना ले। जब भी गिरावट आती है कंपनी में, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, ये ना भूले। 200 रुपए में तो मैनेजमेंट ने बाई बैक किया हुआ है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया 227 के टारगेट, 229 था ना पहले टारगेट, 2 रुपए कम कर दिया आपने। 227 ही था अनिल जी। इनफैक्ट मैं ये भी रिमाइंडर दूंगा कि राकेश जी ने इस पे बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स दिए ऊपर के। नहीं, वो बात तो सही है। ग्रेन्यूल्स तो आप मुझे ध्यान है 110-120 रुपए के भाव से लगातार रिकमेंड कर रहे थे सिद्धार्थ जी।